हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर रखा है, उस टेस्ट सीरीज में बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। इससे पहले ऑलरेडी टॉपिक वाइज का 4 सेट अपलोडेड है, साथ ही साथ फुल लेंथ सेट भी काफ़ी ज़्यादा अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। वो सेट भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा और बीपीएससी, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश जैसे कि चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग, और प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर आधारित प्रश्न जो होंगे, टोटल 100 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो ये कहाँ विद्यमान है? एलोरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलोरा में। आप लोग पढ़ ही रखे होंगे कि एलोरा में 34 जो है वो शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक जो है वो बौद्धों का, 13 से 29 जो है वो हिंदुओं का, और 30 से 34 जो है वो जैनियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किन स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूट वंशों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट वंशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश जो है वो संबंध चला रहा है? तो कौन सा? राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश जो था वो कौन था? तो वो था कृष्ण प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है हमारा कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। नेक्स्ट कह रहा है कि अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। तो अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनाया गया था, और यह मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी का है तथा अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो काला पगोड़ा से कोणार्क सूर्य मंदिर को नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? कोणार्क में है, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और इसका निर्माण जो है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि लिंगराज मंदिर जो है वो अवस्थित है।
तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और इस मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली है। और लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग जो है वो इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 180 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के पुरी जिले में। आगे कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में। आगे कह रहा है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। आगे कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। आगे है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम जो है वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और तथा झेलम के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो स्थित है, तो दिलवाड़ा माउंट आबू, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी, कर्नाटक में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी, कर्नाटक। और यह मंदिर जो है वो भगवान शिव के नाम अर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नौमिलसारण तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो सीतापुर में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। और यह जो है वो महर्षि दग्रिची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, और जिससे निर्मित ब्रज द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। और यह जो है वो 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया था। आगे कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी की अगर बात करते हैं तो चालुक्यों की राजधानी थी बतापी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो कवि कालिदास का नाम का उल्लेख जो है वो एहोल के उत्तरकांड लेख में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एहोल प्रशस्ति जो है वो बदामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो यहाँ कह रहा है कि चोलों का राज्य जो है वो किस क्षेत्र में फैला था? तो यह जो है वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभाओं के लिए। आगे कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यूरो जिन शिलालेखों में है वो कहाँ हैं?
तो वो है उत्तर मेरूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उत्तर मेरूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय जो है वो कैसा है? तो चतुर्भुज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो ये नटराज की प्रतिमा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नटराज। आगे कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वो चोल कला का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल कला का। नेक्स्ट है हमारा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। आगे कह रहा है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो यह पल्लव उत्तरदायी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी रथ। आगे कह रहा है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी जो है वो चीन में कुलुतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जो है वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का चोल वंश जो है वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर देते थे? तो यही चोल राजवंशों के शासक जो हुआ करते थे वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगकोट चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गंगकोट चोलपुरम की स्थापना भी जो है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो सिलोन पर विजय किसने प्राप्त किया था? तो सिलोन पर विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट कह रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो चोल राजा कौन था? कुलोतुंग प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तोलका पीएम ग्रंथ जो है वो संबंधित है। तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित एक ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिल्पपादिकारम के लेखक कौन था? तो ये था इलंगो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो पोडेकू नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इथीरियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह बात कर रहा है अरिकामेडू की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन बस्ती जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती जो है वो अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में कंदब का राजवंशों का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। नेक्स्ट कह रहा है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल जो है वो तमिल भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो कौन थे? कन्वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तो तकोलम का युद्ध जो है वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को अंततः जो अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था मलिक कफूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट कह रहा है कि संगम युग में उरियूर किसके लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि पांडेय राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांडेय राज्य की जो जीवन रेखा थी वो बेंगी नदी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगी नदी। लेकिन पांडेय राज्य जो था वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह सब जो है वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम जो है वो मदुरई में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले प्रथम और द्वितीय कहाँ हुआ था, तो प्रथम भी मदुरई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय जो है वो कपाटपुरम में हुआ था। तो तीनों याद रखिएगा, प्रथम और तृतीय मदुरई और दूसरा जो है वो कपाटपुरम में। आगे कह रहा है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो किस राजवंश ने नहीं किया था? चालुक्य ने नहीं किया था, क्योंकि इसका शासन जो था वो मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह बात कर रहा है पांडे की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो है वो हेरोडोटस से संबंधित है। हेरोडोटस को ही तो इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है हिस्टोरी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। और इस जो मुद्रा राक्षस है, इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु संहार के रचनाकार थे? तो ऋतु संहार के रचनाकार थे कालिदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित्र जो है वो दंडी ने लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा था? तो नहीं लिखा था यहाँ पूछ रहा है, तो हो जाएगा कौन? जानकी हरण जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। आगे कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े भी होंगे कि पाली ग्रंथ का, पाली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसकी रचना जो है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य जो संवाद है उसके रूप में किया था। आगे कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा तो वो कौन थे? नागसेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागसेन। नेक्स्ट कह रहा है कि कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? देखिए, कलहन की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज एवं सीबर ने। जो कश्मीर के शासक था जैनुल आबादीन, उसके द्वारा संरचित 2 विद्वान थे, जोनराज और उनके शिष्य श्रीबर। इन्होंने ही कलहन की राज तरंगिणी का विस्तार जो है वो आगे किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सौंदरानाद किसकी रचना है? तो यह जो है वो अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का राजकवि था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा जो है वो विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो बृहद संहिता जो है वो विश्वकोशीय ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? यही मृच्छकटिकम ही नहीं है, क्योंकि मृच्छकटिकम आप लोग पढ़े ही होंगे कि यह शूद्रक की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालवी गिनमित्रम की नाटक का नायक कौन था?
तो ये था अग्निमित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह देखिए यह 5 अंकों का नाटक था जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र था कौन? अग्निमित्र जो है वो शुंग शासक जो था पुष्यमित्र शुंग, उसका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं तो कौन है? भास हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के हैं जयदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। जयदेव कौन थे? बंगाल का जो अंतिम शासक था, सेन शासक जो था लक्ष्मण सेन, उसका आश्रित महाकवि था जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो अभी हम लोगों ने देखा लक्ष्मण सेन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह गीता में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गीता में, जिसको हम लोग कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ है वो अंतरंग भी है, जो यहाँ नहीं है वो कभी कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो है वो महाभारत में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। यह बात कर रहा है पंचतंत्र की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। ध्यान रखिएगा पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है और यह मूलतः जो है वो संस्कृत में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भास्कर। नेक्स्ट है हमारा कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए कमेंट ही एक जरिया है आपके और हमारे बीच। कमेंट ही हमें मोटिवेट कर पाता है कि और मैं आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। बीच में इरेगुलर थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि देखिए वीकेंड के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि डेली टाइम नहीं उतना मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूं। ये चैनल जो है वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। जितना टाइम मिल पाता है मुझे, मैं उतना टाइम में आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके तो बता ही सकते हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, या वीडियो से आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, या वीडियो में और कुछ चाहिए या और कुछ का वीडियो चाहिए। जो कुछ भी है आप लोग एज ए दोस्त, एज ए मेंटोर, मतलब कुछ के भी तरह से आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं आप। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना जो है वो मनु के द्वारा की गई है ऐसा माना जाता है। और मनुस्मृति जो है वो प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह माना जाता है मनु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबर दाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रबर दाई जो है वो इसके लेखक हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि जो चंद्रबर दाई था, उसी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयनायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। तो कलहन के समय शासक कौन था? जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट सीरीज 6 आएगा उसका टॉपिक होगा विविध पर आधारित, और वो प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट टॉपिक टेस्ट मॉक टेस्ट होगा टेस्ट सीरीज 6।
फिर टेस्ट सीरीज 7 से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर लेंगे और उसमें हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।